हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिलिट्री डायरेक्ट ये एक वेबसाइट है, इसकी स्टडी के अनुसार वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स किस कंट्री के पास है? तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है चाइना के पास। किसके पास है? चीन के पास। ये देख लीजिए, रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई है डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा। इसके तहत वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है चाइना के पास। इंडिया इस लिस्ट में कौन से प्लेस पे है? तो 4th प्लेस पे है, यानी विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना इंडिया के पास है। ये देख लीजिए आप, चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स के मामले में टॉप करता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका यूएस, थर्ड नंबर पे आता है आपका रशिया, फोर्थ नंबर पे इंडिया और फिफ्थ नंबर पे फ्रांस। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। इंडिया का स्कोर जरूर याद रखिएगा, इंडिया का स्कोर है 61। तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स किसके पास है? चाइना के पास है। और इंडिया आता है इस लिस्ट में 4th प्लेस पे। स्कोर क्या है? 61। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स के मामले में भले ही चाइना टॉप कर रहा हो, लेकिन जब आपसे बात की जाए बजट की कि कौन सबसे ज्यादा खर्च करता है, तो यूएस यानी अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका का जो मिलिट्री बजट है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। कितना है? $732 बिलियन पर ईयर। और इंडिया का कितना है? जितना अमेरिका खर्च करता है उसका 10% इंडिया का है। ये देख लीजिए, $71 बिलियन पर ईयर। याद रखिएगा। मैप में आप चाइना देख सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। करेंसी क्या है यहाँ की? रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बी एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ ने पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है एससीओ द्वारा कंडक्ट की गई इस पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2020 में। नाम याद रखिएगा, पब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज। इसको रिसेंटली एससीओ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, जो रैट्स की बैठक हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में, 36th एडिशन हुआ था एससीओ काउंसिल की मीटिंग का। उसमें रैट्स जो कि आपके एससीओ का एक पार्ट है, उसने कहा था कि एक एंटी टेरर एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसी में डिसीजन लिया गया था। तो याद रखिएगा, पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज इसको रैट्स ने कंडक्ट किया है जो कि एससीओ का पार्ट है। एससीओ की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बीजिंग में है, ना कि संघाई में। टोटल 8 मेंबर हैं। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में। वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। और उसके अलावा याद रखिएगा, रिसेंटली नौरोज फेस्टिविटीज ये एससीओ के सेक्रेटरीट में ऑर्गेनाइज की गई बीजिंग में। उसके अलावा एससीओ ने 2021 को ईयर ऑफ कल्चर भी घोषित किया है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलप्रीत कौर, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आपको बताना ये किस गेम से रिलेटेड है? तो कमलप्रीत कौर ये डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। किससे? डिस्कस थ्रो। ये है कमलप्रीत कौर। ये देख लीजिए, हाथ में क्या पकड़ रखा है इन्होंने? डिस्कस पकड़ रखी ना। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बताइए, इस समय नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है। कहाँ पे? पटियाला में चल रही है। 24वां एडिशन चल रहा है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पटियाला में। उसके फाइनल डे जो आपकी कमलप्रीत कौर हैं, उन्होंने डिस्कस थ्रो में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले नेशनल रिकॉर्ड किसके नाम था? नेशनल क्या मतलब, इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी नाम था कृष्णा पुनिया के, जिन्होंने 64 मीटर फेंका था डिस्कस को। लेकिन कमलप्रीत कौर जो कि 25 वर्ष की हैं, इन्होंने 65.06 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। तो 2021 के ओलंपिक यानी 2020 का जो ओलंपिक है जापान टोक्यो में, उसके लिए जगह बना ली है कमलप्रीत कौर ने और डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। 2020 का जो समर ओलंपिक था कोविड के कारण जो है पोस्टपोन हो गया, 2021 अगस्त में होगा। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। ये 32nd एडिशन है ओलंपिक का, इतना याद रखिएगा। जो 33rd होगा 2024 में, वो कहाँ होगा? पेरिस में। उसके बाद 34th कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएस में 2028 में होगा, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे विश्व मौसम दिवस ये किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 23 मार्च को, जिस दिन इंडिया में शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह की याद में, उसी दिन पूरे वर्ल्ड में 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है? थीम है दी ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर। थीम याद रखिएगा, दी ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर, ये है इस बार का थीम। और याद रखिएगा, इस बार जो 23 मार्च 2021 है, इसी के साथ साथ यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, जो कि 2021 से लेकर 2030 तक रहेगा। तो यूएन डिकेड
ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2021 से 2030 तक रहेगा, इस बार 23 मार्च को स्टार्ट हो गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि इसी की स्थापना के रूप में ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 23 मार्च 1950 को जिनेवा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? पेटेरी तलास, इतना याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको बताया था 23 मार्च को इंडिया में क्या मनाया जाता है? मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, जिसको सर्वोदय डे भी कहते हैं। 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पूरा नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, इसका 67वां एडिशन, कौन सा? 67वां एडिशन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्चुअल तरीके से। कौन ऑर्गेनाइज करता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत कार्य करता है। मिनिस्टर कौन है इसके? प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर हैं, आपको पता ही होगा। देखिए 67वां एडिशन हो रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड का। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो मलयालम फिल्म है मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का 2 लोगों को अवार्ड मिला है, मनोज वाजपेयी को मिला है भोसले मूवी के लिए और धनुष को मिला है असुरन मूवी के लिए। हालांकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान किसको मिला है? कंगना रनौत को मिला है पंगा के लिए और द क्वीन ऑफ झांसी यानी मणिकर्णिका के लिए। पंगा के लिए इनको मिलना चाहिए क्योंकि रियल लाइफ में भी पंगे करती रहती हैं, हालांकि कई बार इनके पंगे सही लगते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में मान लें तो। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? छिछोरे को, सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या के बाद, हत्या ही कहूँगा मैं इसको खैर। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो फर्स्ट एडिशन 1954 में ऑर्गेनाइज किया गया था, इस बार 67वां एडिशन है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजोमी अकुहारा, इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जो वुमेन टाइटल था उसको जीत लिया है। आपको पता है नजोमी अकुहारा किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं नजोमी अकुहारा, ये देख लीजिए, जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं नजोमी अकुहारा। इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के वुमेन टाइटल को जीत लिया है। किसको हराया है? तो थाईलैंड की चोचू वांग को हरा दिया है। चोचू वांग कहेंगे, चोकू वांग कहेंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नजोमी अकुहारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत लिया है, जापान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने वुमेन कैटेगरी में जीता है। तो मेंस की कैटेगरी में किसने जीता है? तो मेल कैटेगरी में जीता है मलेशिया के ली जी जिया ने। किसने जीता है? ली जी जिया ने, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो 1899 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बर्मिंघम, यूके में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप नजोमी अकुहारा जापान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स के साथ। इसका मेन पर्पस क्या है? जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो 74% स्टेक हैं वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक्वायर करने जा रहा है। तो 27% स्टेक जो है एक्वायर कर लेगा। इससे क्या होगा? टोटली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 26% स्टेक तो पहले ही एक्वायर कर चुका है, अब बचे 74%। तो टोटल एक्वायर करने के बाद जो JPVL है वो एक तरह से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी हो जाएगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 23 अक्टूबर 1989 को स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कडिकुप्पा श्रीकांत। ये देख लीजिए, ये इंडिया का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, महारत्न ग्रेड की कंपनी है और फिनांस मोस्टली प्रोवाइड करता है पावर ग्रिड सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे यानी 22 मार्च को कैच द रेन कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो विश्व जल दिवस को PM मोदी द्वारा कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया है वर्ल्ड वाटर डे वाले दिन। पर्पस क्या है? वाटर कंजर्वेशन के विषय में लोगों को अवेयर करना। PM मोदी ने कहा मनरेगा के तहत जो फंड दिया जा रहा है उसका यूज रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए होना चाहिए जब तक कि आपका मानसून पहुंचे। कैच द रेन कैंपेन को 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक रन किया जाएगा। इसके तहत इंडिया के 6 लाख गाँवों में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे मनरेगा स्कीम के तहत, जो कि 734 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो कैच द रेन कैंपेन वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, PM मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी को नाबी में इनॉग्रेट किया गया है। आपको पता है किसने इनॉग्रेट किया है? तो नाबी में एक हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी को डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
देखिए, पंजाब के मोहाली में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 2 एंटिटीज़ का इनॉग्रेशन किया गया है। एक तो नाबी जो है आपकी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एक हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। दूसरा वहीं पर यानी मोहाली में ही एक सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग के 4 स्टार ग्रीहा सर्टिफाइड सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। तो नाबी और सियाब दोनों का इनॉग्रेशन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। कहाँ पे? मोहाली, पंजाब में। नाबी तो देखिए पहले से स्थापित था, इसमें एक एडवांस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है। पर्पस क्या है दोनों का? पर्पस है फार्मर्स की इनकम जो डबल करना है 2022 फाइनेंशियल ईयर तक, उसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना। नाबी ये इंडिया की पहली एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। 2010 में स्थापना की गई थी। कहाँ पे है ये? याद रखिएगा, मोहाली, पंजाब में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी पीस प्राइज, ये हर वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। आपको पता ना पहली बार कब दिया गया था? तो जब महात्मा गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। कब? 1995 में। तब गांधी पीस प्राइज की शुरुआत हुई थी, गांधी शांति पुरस्कार। इस बार 2019 के लिए और 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज की घोषणा की गई है। आपको ईयर वाइज याद रखना है। 2019 के लिए गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? तो ओमान के लेट यानी स्वर्गीय किंग सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को मिला है। वहीं 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? तो बंगाल के फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। तो 2020 और 19 दोनों के लिए याद रखिएगा गांधी पीस प्राइज। 2019 के लिए ओमान के किंग को और 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज मिला है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। मैं पहले बंगाल बोल गया शायद। गांधी पीस प्राइज 1995 में स्थापना हुई थी। 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और किसी भी कंट्री के किसी भी मेंबर को दिया जा सकता है। खास बात यही है इस पुरस्कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट में जो प्रेसिडेंट द्वारा एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आप सभी को पता है आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का जिक्र है। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन एडिशनल जज जो अपॉइंट होते हैं वो आर्टिकल 224 संविधान के आर्टिकल 224 के तहत अपॉइंट होते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नरेंद्र कुमार व्यास को और नरेश कुमार चंद्रवंशी को किस हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एडिशनल जज अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, इनका अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 224 के तहत। 2 वर्षों के लिए किया गया है। नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल आपको पता ही है रायपुर। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। और छत्तीसगढ़ में ही आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती रिवर है जिस पर चित्रकूट वाटरफॉल है। यह क्वेश्चन देखते हैं। अर्बन फॉरेस्ट को क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाले मौके पर नगर वन स्कीम किसने लॉन्च की है? तो नगर वन स्कीम ये लॉन्च की गई है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी 21 मार्च को अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए नगर वन स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत फर्स्ट फेज में 200 शहरों में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। देखिए, नगर वन स्कीम को 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 200 अर्बन एरियाज में या फिर अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। इंडिया में पहला अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। नाम क्या है? वारजे अर्बन फॉरेस्ट। यही इस स्कीम का रोल मॉडल होगा। तो वारजे अर्बन फॉरेस्ट कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में, जो कि नगर वन स्कीम का रोल मॉडल होगा। और इसको लॉन्च किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। फर्स्ट फेज में कितने लॉन्च किए मतलब डेवलप किए जाएंगे अर्बन फॉरेस्ट? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 15 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। आपको पता है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड किस सिटी में लोकेटेड है? तो ये मुंबई की एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिस पर आरबीआई ने 15 लाख की पेनल्टी लगाई है। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस थे 2016 में जारी किए गए थे, जो NBFC यानी कि आपकी फेड बैंक उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, इसलिए आरबीआई ने 15 लाख की पेनल्टी लगाई है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर। आरबीआई की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया और उसी वर्ष यानी 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हो गया। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? C.D. देशमुख।
आरबीआई के वर्तमान में 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा खेलो इंडिया स्कीम को 2021-22 से एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 के लिए। आपको बताना है खेलो इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉन्च हुई थी? तो 2018 में लॉन्च हुई थी। इंडिया में जो बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर उनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। देख लीजिए खेलो इंडिया स्कीम, इसको 2021-22 से इसका जो एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक, यानी कि 2025-26 तक अब खेलो इंडिया स्कीम रन की जाएगी। इसके लिए जो हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसने कॉस्ट एस्टिमेट की है 8,750 करोड़, कितनी? 8,750 करोड़ की कॉस्ट एस्टिमेट की गई है अगर ये स्कीम जो है इतने समय के लिए लागू की जाती है। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया स्कीम जो कि 2022 में समाप्त हो रही थी, अब ये 2026 तक चलेगी और 2018 में लॉन्च की थी। ये देख लीजिएगा, इंडिया में स्पोर्ट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करने के लिए खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की थी। बजट याद रखिएगा 8,750 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधों को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करवाने के लिए रोड मैप बनाना है, जिसके लिए नीति आयोग द्वारा एक कमेटी हाई लेवल टास्क फोर्स गठित की गई है। आपको बताना है इस हाई लेवल टास्क फोर्स के हेड कौन होंगे? तो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार इस हाई लेवल टास्क फोर्स के हेड होंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने में रोड मैप बनाने के लिए प्रिपेयर की गई है। देख लीजिए, रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए एक रोड मैप बनाना है, जिसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उसके हेड होंगे राजीव कुमार, जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी होंगे। बाकी इन स्टेट्स के महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी और आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज भी होंगे। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए रोड मैप बनाएगी। याद रखिएगा, चेयरपर्सन है राजीव कुमार। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने 2015 में। देखिए, इसके भी चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में कौन बनेगा, मतलब कौन होगा? ये मोदी होंगे। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, हालांकि जो वाइस चेयरपर्सन और सीईओ हैं वो दोनों नाम मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1999 में इरडाई की स्थापना हुई थी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इरडाई द्वारा कुछ समय पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी, आरोग्य संजीवनी स्कीम। इसमें जो इंश्योरेंस कवर है उसको 5 लाख से बढ़ाकर इरडाई ने 10 लाख कर दिया है, और पहले जो क्लेम था वो 1 लाख के मल्टीपल में मिलता था, अब वो 50,000 के मल्टीपल में मिलेगा। तो आरोग्य संजीवनी स्कीम, इसका जो इंश्योरेंस कवर था उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है इरडाई द्वारा। इरडाई की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। बाद में 2001 में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। ये 2 लोग हैं जिनका निधन हो गया। पहले कौन है? सागर सरहदी, और दूसरे हैं जीवी रामकृष्णा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ये है सागर सरहदी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। जाने माने राइटर यानी लेखक, फिल्म मेकर सागर सरहदी थे, मुंबई में रिसेंटली इनका निधन हो गया। फिर कई सारी मूवीज़ बनाई है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे हैं सेबी के चेयरमैन जीवी रामकृष्णा का निधन हो गया, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। जीवी रामकृष्णा, ये 1990 में सेबी के चेयरमैन थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये आपको जरूर याद रखना है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।